कल्पना कीजिए, साल 2035 है। आप मून की सरफेस पर खड़े हैं। आपके सामने एक मॉडर्न मून बेस है जहां एस्ट्रोनॉट्स महीनों से रहकर रिसर्च कर रहे हैं। दूर आसमान में अर्थ एक छोटे से नीले गोले की तरह चमक रही है। मून की सरफेस पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हैं। कुछ एस्ट्रोनॉट्स बाहर नए इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग बेस के अंदर बैठकर अगले मार्स मिशन की प्लानिंग कर रहे हैं। सुनने में यह किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नासा इस फ्यूचर को सच बनाने की तैयारी अभी से कर रहा है। आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ इंसानों को मून पर वापस भेजने का मिशन नहीं है। इसका असली गोल है मून पर इंसानों की लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनाना, यानी ऐसा बेस जहां एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ कुछ घंटे या कुछ दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों और महीनों तक रह सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आर्टेमिस 3 के बाद मून बेस बन जाएगा? मून पर रहने के लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी? फूड कौन पहुंचाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? और इतनी डेंजरस जगह पर इंसान आखिर सरवाइव कैसे करेगा? आज के इस वीडियो में हम नासा के मून बेस प्रोजेक्ट को आसान भाषा में समझेंगे। जानेंगे कि आर्टेमिस 3 के बाद क्या होने वाला है, मून बेस कैसा दिखेगा, एस्ट्रोनॉट्स वहां कैसे रहेंगे, और क्यों नासा मानता है कि मून बेस ही मार्स तक पहुंचने का पहला कदम है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल आता है, जब इंसान अर्थ पर आराम से रह सकता है तो नासा अरबों डॉलर खर्च करके मून पर बेस क्यों बनाना चाहता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मार्स। नासा का सपना सिर्फ मून तक पहुंचना नहीं है, उसका असली टारगेट है एक दिन इंसानों को मार्स पर भेजना। लेकिन मार्स अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर है। अगर हम सीधे मार्स पर इंसान भेज दें तो यह बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसलिए नासा पहले मून को एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। यहीं पर नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट की जाएंगी, नए स्पेस सूट्स चेक किए जाएंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को लंबे समय तक चलाकर देखा जाएगा और यह समझा जाएगा कि अर्थ से दूर इंसान महीनों तक कैसे रह सकता है। लेकिन नासा ने मून के साउथ पोल को ही क्यों चुना? क्योंकि मून का साउथ पोल बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। साइंटिस्ट्स को यहां ऐसे क्रेटर्स मिले हैं जहां करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। इसी वजह से वहां वाटर आइस मौजूद होने के मजबूत सबूत मिले हैं। अगर इस आइस को निकाला जा सके तो उससे ड्रिंकिंग वाटर बनाया जा सकता है। उसी पानी से ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स सांस ले सकेंगे, और हाइड्रोजन भी निकाली जा सकती है, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी जिस चीज को अर्थ से लेकर जाना सबसे मुश्किल है, उसे मून पर ही बनाया जा सकता है। यही वजह है कि साउथ पोल को मून बेस के लिए सबसे परफेक्ट लोकेशन माना जा रहा है। और अगर यह टेक्नोलॉजी सफल हो जाती है तो भविष्य में मार्स पर बेस बनाना भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्टेमिस 3 के बाद मून बेस बन जाएगा? इसका जवाब है नहीं। आर्टेमिस 3 सिर्फ शुरुआत होगी। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स मून के साउथ पोल के पास उतरेंगे, वहां कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मून की सरफेस का स्टडी करेंगे, और सबसे जरूरी, भविष्य के मिशंस के लिए सही लोकेशन की जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके बाद शुरू होगा असली काम। नासा लगातार कई कार्गो मिशंस भेजेगा। इन मिशंस में इंसान नहीं बल्कि बड़े बड़े मशीन्स, हैबिटेट्स, सोलर पैनल्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट और जरूरी सप्लाईज भेजी जाएंगी। धीरे धीरे मून की सरफेस पर रहने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, लेकिन सिर्फ मून पर सामान भेजना ही काफी नहीं है। नासा एक और बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है लूनर गेटवे। यह मून की ऑर्बिट में घूमने वाला एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा। इसे आप मून का रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। यहीं से एस्ट्रोनॉट्स मून की सरफेस पर जाएंगे, यहीं कार्गो स्पेसक्राफ्ट डॉक करेंगे, और यही स्टेशन फ्यूचर मून मिशंस का मेन हब बनेगा। इसके बाद नासा का अगला कदम होगा आर्टेमिस बेस कैंप, यानी मून की सरफेस पर ऐसा बेस जहां एस्ट्रोनॉट्स कई हफ्तों या महीनों तक रह सकें। यह कोई एक बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी, बल्कि कई कनेक्टेड मॉड्यूल्स होंगे जिनमें रहने की जगह होगी, रिसर्च लैब्स होंगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी, और मिशन कंट्रोल सिस्टम्स भी होंगे। यानी मून बेस एक दिन में नहीं बनेगा। इसे बनाने में कई मिशंस, कई साल
और दुनिया के कई देशों का सहयोग लगेगा। लेकिन अगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ तो आने वाले समय में इंसान पहली बार अर्थ के अलावा किसी दूसरे वर्ल्ड पर लंबे समय तक रहना शुरू कर सकता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप मून बेस के अंदर रह रहे हैं। सुबह उठते ही खिड़की के बाहर पेड़, पहाड़ या आसमान नहीं, बल्कि सिर्फ धूल से भरी मून की सरफेस दिखाई देती है। बाहर का तापमान इतना ज्यादा बदल सकता है कि बिना स्पेस सूट के 1 मिनट भी जिंदा रहना नामुमकिन है। इसीलिए पूरा मून बेस पूरी तरह सील्ड होगा। इसके अंदर अर्थ जैसा प्रेशर और ऑक्सीजन मेंटेन की जाएगी ताकि एस्ट्रोनॉट्स बिना स्पेस सूट के आराम से रह सकें। मून बेस में अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे। एक मॉड्यूल में रहने की जगह होगी, दूसरे में साइंस लैब होगी, एक मेडिकल रूम होगा और एक कंट्रोल रूम जहां से पूरे बेस को मॉनिटर किया जाएगा। अब सवाल आता है, खाना कहां से आएगा? शुरुआत में ज्यादातर फूड अर्थ से भेजा जाएगा, लेकिन भविष्य में मून बेस के अंदर छोटे ग्रीन हाउसेस बनाए जा सकते हैं जहां वेजिटेबल्स और कुछ दूसरी क्रॉप्स उगाने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं पानी की। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मून के साउथ पोल पर मौजूद वाटर आइस को निकालकर उसे साफ किया जा सकता है। यही पानी पीने, खाना बनाने और ऑक्सीजन तैयार करने के काम आएगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मून बेस के आसपास बड़े सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और भविष्य में छोटे न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेस के बाहर आने जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स नए जनरेशन के स्पेस सूट्स पहनेंगे और लंबी दूरी तय करने के लिए प्रेशराइज्ड मून रोवर का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर बैठकर एस्ट्रोनॉट्स कई किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकेंगे बिना हर समय स्पेस सूट पर पूरी तरह निर्भर हुए। लेकिन मून पर रहना इतना आसान भी नहीं होगा। कम ग्रेविटी की वजह से शरीर पर असर पड़ेगा, रेडिएशन से बचाव करना होगा और मून डस्ट से मशीन्स और स्पेस सूट्स दोनों को सुरक्षित रखना होगा। यानी मून बेस बनाना जितना मुश्किल है, उसे सालों तक चलाते रहना उससे भी बड़ा चैलेंज होगा। अब तक सब कुछ सुनने में काफी एक्साइटिंग लगता है, लेकिन सच यह है, मून बेस बनाना इंसानों के इतिहास का सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है रेडिएशन। अर्थ के पास हमें बचाने के लिए एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर है, लेकिन मून पर ऐसा कोई नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं है। इसका मतलब एस्ट्रोनॉट्स लगातार स्पेस रेडिएशन के संपर्क में रहेंगे। यही वजह है कि मून बेस को ऐसी जगह बनाया जाएगा जहां रेडिएशन का असर कम हो। भविष्य में साइंटिस्ट्स मून की मिट्टी यानी लूनर रेगोलिथ का इस्तेमाल करके बेस की दीवारें और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है मून डस्ट। यह सामान्य धूल जैसी नहीं होती। इसके छोटे छोटे कण बहुत तेज और नुकीले होते हैं। यह स्पेस सूट्स, मशीन्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपोलो मिशंस के दौरान भी एस्ट्रोनॉट्स को इस डस्ट की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा मून पर दिन और रात अर्थ की तरह 24 घंटे के नहीं होते। मून पर एक दिन और एक रात मिलाकर लगभग 29.5 अर्थ डेज के बराबर होते हैं, यानी कई दिनों तक लगातार धूप और कई दिनों तक लगातार अंधेरा। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन नासा और उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स का मानना है कि इन चैलेंजेस का समाधान आने वाले वर्षों में नई टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मून बेस सिर्फ एक रिसर्च स्टेशन नहीं रहेगा। यही भविष्य के मार्स मिशंस का लॉन्च पॉइंट बन सकता है। इमेजिन कीजिए, एक दिन रॉकेट्स अर्थ से नहीं बल्कि मून से मार्स के लिए उड़ान भरेंगे, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ से लगभग 6 गुना कम है। इसलिए वहां से रॉकेट लॉन्च करने में कम फ्यूल लगेगा। यही वजह है कि कई साइंटिस्ट्स मून को गेटवे टू मार्स कहते हैं। यानी अगर इंसान को एक दिन मार्स पर बसना है तो उसकी शुरुआत शायद मून से ही होगी।